नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हैं कि सर एडमिट कार्ड इसका कब तक जारी होगा, और साथ ही साथ आप लोगों के मन में ये भी डाउट है कि जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का 18 जुलाई को, ये एग्जाम आखिर आपका 18 जुलाई को होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। जो नोटिफिकेशन है वो बिना बकवास के देने के बाद, मात्र 1 मिनट के अंदर देने के बाद आपको 5 प्रश्न ऐसे देंगे। अगर 5 में आपने 3 प्रश्न भी सही करके बता दिए, जेन्युइनली आप लोग सही करिएगा। अगर 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चन भी सही किए तो आप यकीन मानिए कि सामान्य ज्ञान में आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। ये हम आप लोगों को बता सकते हैं। तो आइए, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो आपको बता दें कि आपका एग्जाम अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो आपका एडमिट कार्ड 10 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 8 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आपका आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस चैनल पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है, और साथ ही साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर बीएड की क्लास भी कंटिन्यू करते हैं। हम आपको जीके और करंट अफेयर की क्लास एक बार 7 PM पर प्रोवाइड कराते हैं डेली बेसिस पर, और रीजनिंग की क्लास आप लोगों को हम 9 PM पर प्रोवाइड कराते हैं। परीक्षा तिथि के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें, अनअकैडमी रीट का एक बैच लेकर आया है 2021 का। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, ये आपका कंप्लीट बैच होगा, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे 80% डिस्काउंट के साथ। इस बैच को आप मात्र यहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे 699 रुपीज का, और ये बैच आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अगर 7 PM से पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आपको बताते हैं कि एग्जाम इसका होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले 18 जुलाई को परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं, इसका सच क्या है झूठ क्या है, इसके बारे में आपको अगर हम बताएं तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग जैसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचोगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आर्टिकल के अंदर जो आपका बीएड का सेक्शन है, उसमें जब आप पहुंचोगे 21 to 23, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर पोस्टपोन से रिगार्डिंग एक नोटिस दी गई है। ये जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये ओपन हो जाएगा। ये जो नोटिस है 10 मार्च को आई थी। जो आपका एग्जाम 19 मई को लगा हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया था, और नई डेट आपको क्या दी गई थी, नई डेट यहाँ पर दी गई थी 18 जुलाई। क्या दी गई थी, 18 जुलाई दी गई थी। लेकिन आपको बता दें, एक खबर एक आपकी है जो 4 जुलाई को दैनिक जागरण के पेपर में छपी थी। एक बार फिर से हम बता दें, देखिए हमारा काम यही है कि जो रिसेंट की खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए, और जो फैक्ट है उन फैक्ट के बारे में बताया जाए। तो हम आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि 4 जुलाई को, कब, 4 जुलाई को दैनिक जागरण के पेपर में एक खबर छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो मैनेजमेंट है उसने शासन को पत्र लिखकर कुछ और समय मांगा था। इसके ऊपर अभी शासन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन उस न्यूज में 4 जुलाई को जो न्यूज छपी थी उसमें यह कहा गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की तरफ से कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है और हमें और समय चाहिए, कुछ तैयारियां हैं जो अभी और करनी है। आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए 5,91,000 प्लस अभ्यर्थियों ने बीएड की परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, और बीएड की परीक्षा
उन स्टूडेंट के लिए होती है जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज लेकर अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो 5,91,000 लोगों ने अप्लाई किया है और ये आंकड़ा प्रीवियस जो भी आंकड़े हैं उनसे कई आगे है, कई ज्यादा है। तो ये बात हो गई एग्जाम कैंसिल से या फिर ना कैंसिल से। तो यहाँ पर आपको हम एक भाषा में मतलब एक लाइन में अगर हम बताएं तो आपका एग्जाम अभी 18 जुलाई को ही हो रहा है। ये एग्जाम आपका कैंसिल अभी तक नहीं हुआ है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आप सभी स्टूडेंट को 18 जुलाई को मानकर ही क्वेश्चन को लगाने हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखनी है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन जो आपके 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं तो याद रहे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को इन पांचों क्वेश्चन को देखना है। इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इन 5 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चटगांव किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना है कि चटगांव किस नदी के किनारे बसा है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई इसका आंसर कौन सा सही होगा। आपको बता दे यह जो चटगांव है यह एक गहरे पानी का प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कौन सा है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। इसके बाद आपको बता दे यह जो चटगांव है या बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट व कर्णफुली नदी के मुहाने पर स्थित है। याद रहे ये जो प्राकृतिक बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, एक एक तथ्य आपको बता रहे हैं। पूर्वी तट पर स्थित है तथा कर्णफुली नदी के मुहाने पर। कहां पर? कर्णफुली ये जो नदी है इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके मुहाने पर ये स्थित है। कहां पर स्थित है? इसके मुहाने पर ये स्थित है। ठीक है। अब बात आती है कि ये कर्णफुली नदी ये जो नदी है ये नदी कहां पर है और ये चटगांव कहां पर है? तो आप सभी लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये जो चटगांव है ये बांग्लादेश में है। कहां पर है? ये बांग्लादेश में है। ठीक है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए बांग्लादेश में चटगांव है और कर्णफुली नदी के मुहाने पर ये स्थित है। तो ये बात हो गई आपके पहले क्वेश्चन के बारे में। सभी बच्चे लोग जेन्युइनली कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जिससे कि अगर आप लोगों को 5 क्वेश्चन हम देंगे, पहला हो चुका है। अगर आपने 3 क्वेश्चन भी सही किए मतलब आप लोगों का जनरल नॉलेज एक एवरेज स्तर पर बहुत अच्छा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप लोगों से नुबा जनजाति किस देश से संबंधित है। नुबा ट्राइब बिलोंग्स टू विच कंट्री? मोरक्को, जापान, सूडान या फिर फिलीपींस? कमेंट करके बताना है नुबा जनजाति किस देश से संबंधित है। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। मोरक्को से, जापान से, सूडान से या फिर फिलीपींस से? तो आपको बता दें ये जो नुबा जनजाति है ये किससे संबंधित है? ये सूडान से संबंधित है। ठीक है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए ये सूडान से संबंधित है। मोरक्को से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो बर्बर जनजाति एक है। जैसे बराबर होता है उसी तरीके से एक बर्बर जनजाति है जो मोरक्को से संबंधित है। अगर जापान की बात करें तो एक जनजाति होती है जापान की है एनु। एनु जनजाति जापान से संबंधित है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो जो एटाज है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जो एटाज है ये फिलीपींस से संबंधित है। मतलब मोरक्को की जनजाति बर्बर है, जापान की जनजाति एनु है, सूडान की जनजाति नुबा है, फिलीपींस की जनजाति एटज है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आप लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग सभी बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? आपको बताना है लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तब तक इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, उन फैक्ट को हम देख लेते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लौंग का पेड़ कहां पर स्थित है?
आप लोग नोट कर लीजिए, दुनिया का सबसे पुराना लौंग का पेड़, दुनिया का सबसे पुराना लौंग का पेड़ टर्नेट द्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है? टर्नेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और ये जो टर्नेट द्वीप है ये कहां पर पाया जाता है? ये इंडोनेशिया के अधीन है। ये किसके अधीन है? ये इंडोनेशिया के अधीन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया का सबसे पुराना लौंग का पेड़ कहां पर स्थित है, तो आप लोग आंसर बताओगे टर्नेट द्वीप पर स्थित है। टर्नेट द्वीप इंडोनेशिया के अधीन है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को बता दें, याद रहे कि लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। किसको? जंजीबार को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। बात करते हैं वेनिस के बारे में। तो वेनिस ये कहां पर पड़ता है? ये इटली में पड़ता है। वेनिस कहां पर पड़ता है? इटली में पड़ता है। और वेनिस को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है इसको। ठीक है, साथ ही साथ इसको शहरों का शहर भी कहा जाता है। शहरों का शहर, ये किसको कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रोम को क्या कहा जाता है। तो रोम को कहा जाता है पोप का शहर। किसको कहा जाता है? पोप का शहर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका शिकागो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको गार्डन सिटी कहा जाता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसको गार्डन सिटी कहा जाता है। साथ ही साथ हवा का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ एयर कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, एयर ऑफ सिटी या फिर सिटी ऑफ एयर कहा जाता है। इसके बाद धूम्र नगर भी इसको कहा जाता है, शिकागो को। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पता चला कि जो लौंग है, लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। पुराना लौंग का पेड़ कहां पर स्थित है? टर्नेट द्वीप पर स्थित है। टर्नेट द्वीप इंडोनेशिया के अधीन है। और वेनिस इटली का है। ठीक है, वेनिस कहां पर है? इटली में है। और वेनिस क्यों प्रसिद्ध है? एड्रियाटिक की रानी और शहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। पोप का शहर रोम को, गार्डन सिटी शिकागो को, सिटी ऑफ एयर शिकागो को कहा जाता है। धूम्र नगर भी शिकागो को कहा जाता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ले चलते हैं हम यहां पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है म्यांमार देश की पूर्व राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है म्यांमार देश की पूर्व राजधानी कौन सी थी। विच वॉज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ कंट्री ऑफ म्यांमार। मतलब इस समय म्यांमार की राजधानी कौन सी है, ये आपको अगर पता होगा तो आप लोग उसको अलग कर दोगे। इसके बाद पूर्व राजधानी कौन सी थी, तो आपको बता दें, यहां पर कमेंट करके बताना है। 30 सेकेंड आपके पास है। कमेंट करिए सभी लोग। म्यांमार देश की पूर्व राजधानी मतलब इस समय वो राजधानी नहीं है, पहले कौन सी थी ये आपको बताना है। जब तक आप लोग बताते हो तब तक हम आपको बता दें, ये जो वेलिंगटन है, ठीक है, ये जो वेलिंगटन है ये कहां की पूर्व राजधानी है? तो ये राजधानी है न्यूजीलैंड की। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये न्यूजीलैंड की पूर्व राजधानी है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की पूर्व राजधानी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। अब तक सभी के कमेंट आ गए होंगे। तो कैनबरा इसकी वर्तमान राजधानी है। ठीक है, ये जो कैनबरा है इसकी, और कैनबरा जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। यहां पर मिस कंफ्यूजन हो गया। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हम आपको बता दें कि जो म्यांमार की पूर्व राजधानी है वो कौन सी है। तो म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून है। ठीक है, म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका नायपीता है, ठीक है, ये आपकी वर्तमान राजधानी है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जो म्यांमार है, म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून है।
और इसका जो वर्तमान राजधानी है वो नायपीता है। ठीक है, इसके बाद कैनबरा की अगर हम बात करें तो कैनबरा किस देश की पूर्व राजधानी है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैनबरा किस देश की पूर्व राजधानी है या फिर वर्तमान राजधानी है, आपको ये बताना है। तो आपको बता दें कि जो कैनबरा है ये वर्तमान राजधानी है किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है और 1908 से ये राजधानी है। कब से? 1908 से। अब बात आती है कि पूर्व में कौन थी, तो पूर्व में मेलबर्न था। मेलबर्न था। ठीक है, मेलबर्न था पूर्व राजधानी। आपको पता होगा, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको मेलबर्न का नाम हमेशा याद रहेगा, क्योंकि अधिकतर मैच मेलबर्न में ही होते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी कैनबरा है, जिसको 1908 में बनाया गया था। पूर्व राजधानी मेलबर्न थी। रंगून म्यांमार की पूर्व राजधानी थी। नायपीता वर्तमान राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपको 5th नंबर क्वेश्चन दिया है, सूरीनामा देश का पुराना नाम क्या है? आपको बता दे, एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है सूरीनाम। उस कंट्री का क्या नाम है? उस कंट्री का नाम है सूरीनाम। अब आपको बताना है सूरीनाम देश का पुराना नाम क्या है। तो चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, दाहोमी, डच गुयाना या फिर मलाया या फिर पारसिया। कमेंट करिए सभी लोग। आपको बता दें, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द कंट्री सूरीनाम। आपको बता दें, यहां पर जो सूरीनाम है ये किसका पुराना नाम है? सूरीनाम देश का पुराना नाम है डच गुयाना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो डच गुयाना है, ठीक है, ये किस देश का पुराना नाम है? सूरीनाम का पुराना नाम है। इस समय जो वर्तमान देश है सूरीनाम, उसी देश का पुराना नाम डच गुयाना है। इसके बाद बात करते हैं दाहोमी, ये किस देश का पुराना नाम है? तो ये बेनिन का पुराना नाम है। ये किस देश का पुराना नाम है? बेनिन का। मलाया किस देश का पुराना नाम है? मलाया मलेशिया का पुराना नाम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पारसिया। तो सभी का यहाँ पर पता होगा पारसिया किस देश का पुराना नाम है? तो पारसिया ईरान का पुराना नाम है। इसका ईरान का पुराना नाम है। आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 5 में कितना स्कोर किया। आप सभी स्टूडेंट जेन्युइनली बताइएगा, 5 में 3 आपके सही हुए या फिर नहीं हुए हैं। इस सेशन को एंड करने से पहले आप सभी बच्चों को यहाँ पर हम बता दें कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, अनअकैडमी 9 PM पर आपके लिए रीजनिंग की क्लास यूपी बीएड से रिलेटेड लेकर आता है और 7 PM पर आपको हमारी करंट अफेयर और जीके की क्लास उपलब्ध कराई जाती है। और दोनों ही सेशन आप लोग अगर अटेंड करते हो तो 200 नंबर की तैयारी आप फ्री में कर पाओगे। तो लास्ट के जो 10 दिन है वो आप हमें दीजिए और आपकी रीजनिंग और जीके में वो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में 9 PM पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर ऑल ऑफ यू।